ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट। अब मुझे एक बात बताओ कि विच आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स एंड गैसेस? हु विल टेल मी? यस, बताओ जल्दी। In solids, molecules are heavily tight, बहुत Yes. कॉम्पैक्ट होते हैं वो, एंड बस मैं वही एक बताया। And with respect to intermolecular forces of attraction? They are more. उनमें सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है। वेरी गुड। सो दो बातें हैं इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बातें हैं, लिस्ट हो सकती है बड़ी, पर इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या है कि दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। और वो पैकिंग हम हमेशा सीखते हैं कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, पर ये पैकिंग जो होता है ना, वो उसका नेचर, उसका स्टाइल, उसका फैशन एक्चुअली हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात है कि दे आर क्लोजली पैक्ड to each other. Okay, and second most important thing is the intermolecular forces of attraction are highest in case of solid state. Okay, so और भी बातें हैं कि they have definite shape and volume. Okay, उनका एक शेप रहता है, वॉल्यूम रहता है, और वो स्पेसिफिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक सॉलिड्स। ठीक है, देन उसमें जैसे कि आपकी फिजिकल कंडीशंस चेंज होती है, वैसे उनका जो शेप होता है, वॉल्यूम होता है, उसमें भी चेंज होता है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट जो फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है, वो क्या होता है? वो होता है हीट। ओके, व्हेन यू अप्लाई हीट टू सॉलिड्स, वॉल्यूम इज एक्सपेंडेड। ओके, वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है, शेप जो होता है वो लूज होता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, प्रेशर होता है दूसरा होता है प्रेशर। ओके, अब ये जो प्रेशर होता है कि इसको प्रायोरिटी जाती है सेकंड प्रायोरिटी। ओके, प्रेशर को प्रायोरिटी सेकंड जाती है, सबसे पहले आता है हीट, फिर आता है प्रेशर, वो भी सब प्रॉपर्टीज क्या करता है? अल्टर करता है। अब जब आपको सॉलिड का स्टडी करना है, ओके, तो उसमें अब डायरेक्टली आपका एक ऐसा कुछ तो सॉलिड है, ओके, और आपने कहा कि ठीक है मैं इस क्यूब का स्टडी करूंगा, ऐसे नहीं चलता, डायरेक्टली आप उस क्यूब का स्टडी नहीं कर सकते। आपको उस क्यूब का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसका स्टडी करना पड़ता है, और इसको कहते हैं पार्टिकल। ओके, इस स्मॉलेस्ट पार्ट को आप कहेंगे पार्टिकल, और जितने भी पार्टिकल्स उस सॉलिड क्यूब में प्रेजेंट है, उन सब पार्टिकल्स का कलेक्टिवली स्टडी अब जब आप करते हो तो आप एक सॉलिड कंपोनेंट का स्टडी करते हो। ओके, सो इसमें पार्टिकल्स का स्टडी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर इसमें जो और भी स्मॉल कंस्टिट्यूएंट्स है, मतलब जिनको हम पार्टिकल्स कहेंगे, पार्टिकल नेचर पे या पार्टिकल पोजीशन पे कौन कौन है? एटम्स रहते हैं, आयंस रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ओके, इन सब का स्टडी जब आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो क्या होगा? आपका सॉलिड का स्टडी हो जाता है। अब सबसे पहली बात आती है कि दो टाइप होते हैं सॉलिड्स के। ओके, इसमें सॉलिड्स के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप होते हैं, और इससे ही हमें पता चलता है कि हमारे सामने जो सॉलिड्स होते हैं वो इन दो टाइप्स के इसमें आ सकते हैं। सबसे पहली बात होती है दिस वन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, एंड दूसरा टाइप है एमॉर्फस सॉलिड्स। ओके, तो हर रोज की बात है, हमारे सामने ही रहता है। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसे होता है? ऐसे पाउडर नेचर होता है उसका। और क्रिस्टलाइन मतलब क्या? उनके ऐसे स्मॉल ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, शाइन होती है उनको एक टाइप की। ओके, ट्रांसपेरेंट होते हैं कुछ क्रिस्टल्स। ओके, तो वो होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नमक पता है आपको, सॉल्ट। ओके, सॉल्ट के कैसे क्रिस्टल्स रहते हैं वैसे इनके क्रिस्टल्स रहते हैं, राइट? सो अब ये इंपॉर्टेंट आपका एक
क्वेश्चन होता है इस लेसन में से कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ओके, तो हम एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी कि क्या इसकी प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो देखो, उनमें सबसे पहले रेगुलरिटी होती है, उनका जो शेप होता है वो डेफिनाइट होता है। पीरियोडिसिटी होती है, मतलब क्या, देखो कि अगर आपके पास एक ऐसा सरफेस है फॉर एग्जांपल, ओके, और इसमें अगर उसके पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस एज पार्टिकल्स, ओके, ये इसके पार्टिकल्स है, तो इसमें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा, ओके, स्मॉल होगा पर होगा, स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा, उनका एक स्पेसिफिक शेप होगा, ओके, एंड व्हेन यू लुक दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू द माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको एक ऐसा अच्छा सा पैटर्न दिखाई देगा, टेक्सचर दिखाई देगा, उसको कहते हैं पीरियोडिसिटी, ओके। और इसमें अगर ये पार्टिकल का शेप है फॉर एग्जांपल, तो दूसरे पार्टिकल का शेप भी यही होगा। इन दोनों में अगर इतना डिस्टेंस है तो इसके आगे जो पार्टिकल आएगा उसमें भी उतना ही डिस्टेंस होगा, ओके। ऑर्डर होती है इनको, एक सिंपली आप कह सकते हो इनको एक टाइप की ऑर्डर रहती है, okay, and this order is very important, okay, in the arrangement. So with respect to arrangement हमने क्या सीखा, रेगुलर पार्टिकल्स होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, ओके, और एक अच्छा सा उनका यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है, ओके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्लेन पे आपको ये ऑर्डर दिखाई देगी, जितना भी उस सॉलिड का सरफेस होगा उस पूरे के पूरे सरफेस में आपको ये ऑर्डर दिखाई देगी, तो ओवर अ लॉन्ग रेंज आपको वो रेगुलरिटी दिखाई देगी, ओके। देन सेकंड पॉइंट देखो, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स? एंड अगर आप बोलोगे कि अरे ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, और फिर दूसरा टाइप का ब्लंट मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या, इसमें क्या बात है? शार्प मतलब क्या, कौन बताएगा? यस, बताओ। मैम हाई। नहीं नहीं नहीं, हाई ऐसा ऐसी बात नहीं है। एक्यूरेट होता है, एग्जैक्ट उसी टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा या फिर, हाँ, वेरी गुड, एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट होता है एंड अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 573 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो उसका मतलब है 573 डिग्री सेल्सियस ओनली। अगर मैंने बोला कि 664.8 डिग्री सेल्सियस, तो उसका मीनिंग वही होता है, उसी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा, ओके। मतलब ये 0.8 जो है ना वो भी फॉलो होगा वहां पे, तो इसका मतलब है शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। और जो ब्लंट या रेंज वाला मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, उसमें कैसे देखते हैं, देखो 550 टू 560 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब क्या है कि विद इन दिस 10 डिग्री सेल्सियस कहीं पे भी वो मेल्ट होगा, तो इसे शार्प नहीं बोलेंगे। पर वो जो प्रीवियस वाला हमने देखा वो होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, ओके, डेफिनेट टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। देन नेक्स्ट बात क्या है, देखो कि ये जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं ना, तो वो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, ओके। क्या होते हैं? एनिसोट्रॉपिक। किसी को पता है एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? यस, किसी ने सुना है ये वर्ड एनिसोट्रॉपिक क्या होता है? ये जो वर्ड है ना, इसको नोट डाउन करो। यस, नोट डाउन करो। और एक बात बतानी है आपको बिफोर वी स्टडी दिस वर्ड एनिसोट्रॉपिक, इसमें एक बात उन्होंने बताई है, देखो कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस अगर हमने स्टडी किए तो ऐसा मानने की जरूरत नहीं है कि हर एक को क्यूबिक स्ट्रक्चर ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दो most of the solids are present in a cubic structure, but not every solid element is present in cubic structure.
ओके उनके अलग अलग भी क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. ओके so anisotropy, okay, it is the we can say one kind of measurmental study, okay, जिसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग एंगल्स होते हैं देखो फोटोग्राफी के. ओके एक फ्रंट व्यू से फोटो लिया जाता है, साइड व्यू से लिया जाता है, टॉप व्यू से लिया जाता है, तो ये अलग अलग एंगल्स होते हैं, राइट. तो इस एनिसोट्रॉपी में हम क्या करते हैं कि अलग अलग एक्सेस से उसका स्टडी करते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सेस एब्जॉर्बेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन सब का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है. थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके तो इनका क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से. अब एक्सेस क्या होता है देखो, फॉर एग्जांपल आपका ये सॉलिड है, ओके अब देखो यहाँ पे क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है ना उनको हमें नहीं लेना है. तो क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे, तो इनको हमें इसमें नहीं लेना है. पर फॉर एग्जाम्पल यू हैव this kind of structure, for example, तो with respect to this direction property कैसे बदलेगी, with respect to this direction property क्या होगी, with respect to this, okay property कैसे होगी, ये ऐसा हमें स्टडी करना है. अब मुझे बात बताओ क्यूबिक स्ट्रक्चर को क्यों अवॉइड किया है, एक्सेप्शन क्यों है क्यूबिक स्ट्रक्चर, बताओ. उसमें भी एक्सेस कर सकते थे ना, मतलब पहले ये एक्सेस ओके फिर ये ऐसा कर सकते थे हम लोग, पर क्यों नहीं किया हमने. किसी भी एक्सिस से किया तो भी सेम ही आएगा ना. हाँ वेरी गुड, सिंस इट हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर आप किसी भी एक्सेस से करो या किसी भी डायरेक्शन से करो प्रॉपर्टी तो सेम ही आएगी. ओके सो दिस इज द रीजन ये हमने नहीं लिया है, सिर्फ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स वी आर गोइंग टू स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू एनिसोट्रॉपी. सबको एनिसोट्रॉपी का मतलब समझ में आया, सबको समझ में आया है एनिसोट्रॉपी का मतलब. अरे यस नहीं कुछ तो बोलो, चलो जाने दो, मूड में नहीं हो आप लोग. देन नेक्स्ट एग्जांपल्स देखो उसके क्या क्या है. जो कुछ भी क्रिस्टलाइन आपको सामने दिखता है वो सारे इसके एग्जांपल है. सॉल्ट वेरी फेमस एग्जांपल. देन मेटल्स, सोडियम जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, गोल्ड, कॉपर, देन आइस. ओके तो ये सारे इसके क्या है, तो एग्जाम्पल है किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की. ठीक है तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. देन सेकंड बात आती है एमोर्फस सॉलिड की. ओके अब ये जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, यस तो हमें ये पता है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट क्लोजली पैक्ड होते हैं फिर भी इन द इनर स्ट्रक्चर, ओके और वी कैन से इन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सम काइंड ऑफ मोशन इज प्रेजेंट, और वो मोशन प्रेजेंट होती है इस एमोर्फस सॉलिड्स के केस में. ओके दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन. ओके तो कुछ तो उनमें पार्टिकल्स में क्या चलती रहती है, मोशन रहती है. अब इनकी जो मोशन जो है ना उनका स्टडी और उनकी मूवमेंट एक स्पेशल काइंड ऑफ फोटोग्राफी से कैप्चर की जाती है और उसका नाम है स्टॉप एक्शन फोटोग्राफी. ओके यहाँ पे लिखा है देखो, स्टॉप एक्शन फोटोग्राफी. ओके सो ये मोशन अगर दिखाई दी तो हम कह सकते हैं कि दोज सॉलिड्स आर इन एमोर्फस स्टेट. ओके और ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते. ओके दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स. नहीं होते वो ट्रू सॉलिड्स. वो क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स. चलो दूसरा वर्ड नोट डाउन करो, सुपर कूल्ड लिक्विड्स. अब मुझे आप कल बताओगे कि सुपर कूल्ड लिक्विड जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है. ओके ये आप अच्छे से सर्च करके मुझे बताओगे. ओके अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या होते हैं देखो. फर्स्ट बात, दे आर रैंडमली अरेंज्ड. एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा कुछ यहाँ होगा.
ओके, ये ऐसी रैंडम अरेंजमेंट होती है उनकी। ओके, तो दे आर इन रैंडमली अरेंज्ड पोजीशंस। फिर अगर ऑर्डर है तो भी एक बहुत बड़े प्लेन में उनकी ऑर्डर आपको दिखाई नहीं देगी। इतने बड़े प्लेन में तो आपको उसकी ऑर्डर दिखाई नहीं देगी। ओके, यहाँ से ऑर्डर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑर्डर दिखाई दी तो यहाँ पे ऑर्डर ब्रेक हो जाएगी। ओके, सो ऐसे कुछ क्लोजली पैक्ड रहेंगे वो, नो डाउट, पर उसमें ऑर्डर नहीं रहेगी। ओके, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगी उनमें, अगर है भी तो। ओके, देन शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं रहेंगे उनको। ओके, और दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर इंटरवल। ओके, जब टेम्परेचर उसका क्लोज आता है, उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो क्लोज आता है, तो उसके पहले ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके पहले ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। देन ये जो सॉलिड्स है, इनको अगर आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो वो क्या हो जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं सॉलिड्स। ओके, वो कैसे हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं, और उनको लिक्विड जैसी क्या आ जाती है? टेंडेंसी आ जाती है टू फ्लो। सो दिस इज द वन रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो आप अच्छे से इसका स्टडी करके मुझे बताओगे हाँ, सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या होता है। और ये जो सुपर कूल्ड लिक्विड्स है ना, ये आपका जो फिजिक्स है तो उससे रिलेटेड है। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स, उससे ये रिलेटेड है। ओके, देन आइसोट्रॉपिक, हमने एनिसोट्रॉपी ये वर्ड देखा था, राइट? अब हमें देखना है आइसोट्रॉपी। अब किसी को पता है क्या आइसोट्रॉपी क्या होती है? देखो, आइसो मतलब सेम। ओके, तो क्या सेम होता है कि इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ओके, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कंडक्टिविटी होती है। ओके, तो डायरेक्शन कुछ भी होने दो, डायरेक्शन जो है वो कुछ भी होने दो, टेंजेंट रहने दो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ओके, कौन सी भी डायरेक्शन रहने दो, उनके प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम ही होती है। वो कभी भी क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती है। ओके, आया समझ में? सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, तो दैट्स व्हाई इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट उनका एक सेम मैग्नीट्यूड होता है। ओके, किसी भी अगर आपके पास ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल, ओके, और आपने किसी भी डायरेक्शन से इसका स्टडी किया, किसी भी डायरेक्शन से किया, तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम ही रहेगी। ओके, वो चेंज नहीं होगी एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, सो ये रहा इसमें। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स क्या है इसके? ग्लास है, प्लास्टिक, रबर, ओके, देन मेटालिक ग्लास जो होता है जिसमें मिक्सचर होता है मेटल एंड मेटालॉइड का, ओके, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स। ओके, तो इसमें आप बताओ जरा, ये जो है यूज योर ब्रेन पावर, ये जो लिखा है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये यूज योर ब्रेन पावर, इसमें बताओ मुझे एमोर्फस कौन सा है एंड आपका ये कौन सा है? क्रिस्टलाइन। मैम फर्स्ट वाला क्रिस्टलाइन। ओके, ए एंड बी। हाँ, ए कौन सा है? क्रिस्टलाइन। ओके, एंड बी कौन सा है? अमोर्फस। एमोर्फस। ओके, सो वेरी गुड। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं कि आपको स्टडी करना पड़े और बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ओके, मैम उसका थर्ड पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। कौन सा? अमोर्फस का। एमोर्फस का थर्ड पॉइंट, वेट अ मिनट, नीचे लेते हैं। ओके, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। सी व्हाट इज आइसोट्रोपिज्म? कि आपके पास एक नेटवर्क है फॉर एग्जांपल, और एक शेप बनता है उसका, ओके, कुछ तो उसका रैंडमली शेप बनता है। उस शेप का अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन या एक्सिस से स्टडी किया ना, तो उसके प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट नहीं होता। तो एक मिनट, हाँ, यस,
सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा कुछ तो शेप है, ओके, कुछ भी शेप आप ले सकते हो, ऐसा कुछ तो आपका एक शेप है, तो आपने इस डायरेक्शन से स्टडी किया तो भी प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, ओके, इस डायरेक्शन से किया प्रॉपर्टी विल बी सेम, ऐसे इस डायरेक्शन से स्टडी किया तो ये लाइन आप जरा थोड़ी सी इग्नोर करो, स्ट्रेट नहीं है वो, पर कंसिडर दैट इट इज स्ट्रेट, ओके, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो कौन सी भी डायरेक्शन से अगर आपने स्टडी किया उस स्ट्रक्चर का, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके, उसकी कंडक्टिविटी है, वो चेंज नहीं होगी। सो ये जो है, ये जो प्लेन है, इनकी एलिमेंट्स की कंडक्टिविटी सेम ही रहेगी, ओके, और वो जो दूसरा प्लेन है इनकी भी कंडक्टिविटी सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एनिसोट्रॉपिसिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन वाइज अगर आप स्टडी करते हो तो प्रॉपर्टीज चेंज होती है, इसमें नहीं होती, आइसोट्रॉपिज्म में नहीं होती है। अंडरस्टूड नाउ? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। अभी एक पॉइंट लेते हैं और आज के लिए रुकेंगे, ओके, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। तो आइसो और पॉली आपको अब पता चला होगा, केमिस्ट्री की भी एक लैंग्वेज होती है ना, तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनका मीनिंग देखते ही हमें समझ में आता है। तो आइसो का मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म या सेम, ओके, और पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। मॉर्फ मतलब क्या? MORPH। मॉर्फ का मीनिंग क्या होता है? बायोलॉजी के लोग कौन है यहाँ का बायो का? मॉर्फ का मीनिंग पता ही होगा उनको। मैम बाहर का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, मतलब आउटसाइड। वो ठीक है, वो हम पूरा का पूरा स्टडी करेंगे बाद में, पर इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नहीं, चेंज नहीं होता है मीनिंग इसका। मॉर्फ्स। अरे पॉलीमॉर्फिज्म ये वर्ड तो हमने कितने बार सुना है? ठीक है, चलो बता देती हूँ आपको। मॉर्फ मतलब क्या? किसी का फॉर्म चेंज करना। एग्जैक्टली, फॉर्म्स, ओके। मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, एंड पॉलीमॉर्फ्स मतलब क्या? मेनी फॉर्म्स, ओके। आइसोमॉर्फ मतलब क्या? वन फॉर्म या सिंगल फॉर्म या यूनिफॉर्म। देखो आइसोमॉर्फ मतलब यूनिफॉर्म, यूनि मतलब वन, और वहां पे फॉर्म तो है ही। तो देखो लैंग्वेज का स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब बताओ मर्स क्या होता है? मर्स, पॉलीमर्स। मर्स मतलब क्या? पॉली मतलब मेनी, पता है आपको। मर्स क्या होता है वो बताओ। मैम चेंज। अरे चेंज क्या लेके रखे हो आप लोग? चेंज नहीं होता है वो। चेंज नहीं, चेंज चेंज। चेंज नहीं, नहीं नहीं, चेंज भी नहीं। पॉलीमर क्या होता है? रिपीटेटिंग क्या होते हैं? वो यूनिट होते हैं ना। तो मर्स मतलब यूनिट्स, ओके, या वी कैन से ब्लॉक्स, ओके। ब्लॉक्स ऐसा मीनिंग नहीं उसका, उसका मीनिंग यूनिट ही है। तो मेनी यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर मतलब पॉलीमर्स, ओके। मोनोमर्स सिंगल यूनिट। मोनोमर मतलब क्या? सिंगल यूनिट। पॉलीमर मतलब क्या? मेनी यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज समझा करो केमिस्ट्री की। सो ठीक है, आप लैंग्वेज का स्टडी बाद में करो। तो आइसोमॉर्फिज्म, ओके, आइसोमॉर्फिज्म नाम से पता चलता है क्या? कि सेम फॉर्म। तो क्या डेफिनेशन है उसकी? कि टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके। तो अगर आपके पास डिफरेंट क्या है? क्रिस्टल्स है, और उन सब का एक ही स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो उनको कहेंगे दे आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। दे आर व्हाट? आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, ओके। तो इसमें क्या होता है कि उनका जो कंपोजिशन होता है, एलिमेंटल कंपोजिशन जो होता है, वो कैसे होता है? इट इज इन द सेम
एटॉमिक ऑर्डर. ओके, अगर 1:1 या 1:1:3 ऐसा कुछ तो अगर होगा तो देखो अब NaF एंड MgO ये जो कंपोनेंट्स है they are said to be isomorphic to each other. Okay, then NaNO3 and CaCO3. Okay, this is another isomorphic pair. Okay, और उनका एटॉमिक रेशियो जो होता है वो सेम होता है. अब ये एटॉमिक रेशियो क्या है ये हमने 11th में पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल दिस Na and F and another one is MgO. तो इनका जो प्रोपोर्शन होगा तो इसका 1 यूनिट होगा, इसका 1 यूनिट होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा. सो दिस इज दे आर इन द सेम एटॉमिक पेयर. ओके, देन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस NaNO3. ओके, सो NaNO3 and second one is CaCO3. तो इनका कंपोजिशन कैसे रहेगा 1:1:3. इसका भी सेम होगा 1:1:3. राइट, ये इसका क्या होगा कंपोजिशन होगा. एंड सिंस दिस टाइप ऑफ कंपोजिशन इज सेम ओके ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स दे आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इन नेचर. ओके, इजी एकदम समझने के लिए. देन कम टू दिस पॉइंट पॉलीमॉर्फिज्म. इसमें क्या होता है एक ही आपका कंपोनेंट होता है, एक ही सब्सटेंस होता है, बट जब उसको डिफरेंट वी कैन से एनवायरनमेंट मिलता है तो वो डिफरेंट कंपोजिशंस में प्रेजेंट होता है. ओके, सो they are present in 2 or more forms and that's why they are called as polymorphous in nature. They are polymorphous in nature. तो उसको different क्या बनती है conditions मिलती है. ओके, सो देखो एक कैल्शियम कार्बोनेट आपका जो एलिमेंट है क्या नाम है उसका कैल्शियम कार्बोनेट. तो उसके 2 स्टेट है, वन इज कैल्साइट. ओके, दिस वन कहाँ गया कैल्साइट. यस, एक है कैल्साइट एंड अनदर इज एरागोनाइट. Okay, they are the 2 forms of calcium carbonate. Okay, then सिलिका देखो, सिलिका के भी फॉर्म्स है, 3 फॉर्म्स है, अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स एंड क्रिस्टोबेलाइट. ओके, ये एग्जांपल से ही आपको लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये क्या है सिलिका के डिफरेंट फॉर्म्स है. ओके, और इसको ही हम कहते हैं एलोट्रोपी. और हम कहते हैं ना कार्बन के एलोट्रोप्स. कौन से कार्बन के एलोट्रोप्स लिखा है नीचे वैसे कौन से एलोट्रोप्स है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलेरिन. ओके, तो कार्बन के केस में हमें ये एलोट्रोपी अच्छे से पता होती है. तो दे आर नथिंग बट दी एलोट्रोपी. ओके, अब देखो इसको एक आपको कनेक्ट करके देती हूँ. दिस इज फॉर अगेन बायो पीपल. बायो के लोगों ने एलिल नाम सुना है क्या? एलिल, एलिल बायो के लोग कौन है रे यहाँ पे बताओ जरा मुझे. श्रीराज गित्ते. ओके, और मुझे लगता है मानस भी है ना बायो का. हाँ हाँ, पता है क्या आपको एलिल क्या होता है? नहीं मैम, नहीं पता. फर्स्ट लेसन नहीं सीखा क्या 12th का अभी तक? ठीक है, कोई बात नहीं, बता देती हूँ. सबको बता दूंगी, ऐसे कुछ नहीं कि बायो के लोगों को समझेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. देखो जीन पता होगा सबको. ओके, तो ये जो जीन होता है ना हमारा, कि जीन के अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं. ओके, जीन के अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं. ओके, सबसे इजी है समझने को वो है हमारे ब्लड ग्रुप्स. ओके, सो ब्लड ग्रुप में जो हम कहते हैं ना कि आई जीन होता है. ओके, आई जीन पे अगर ए है एंड एक ऐसा छोटा होता है. ओके, और दूसरा होता है आई ए एंड आई ए. ओके, इन बोथ दिस केसेस ब्लड ग्रुप विल बी ए. ओके, दोनों केस में ब्लड ग्रुप ए ही रहता है, पर ये उसके 2 फॉर्म्स होते हैं. ओके, तो इन जीन क्या होता है, जीन आई है. यहाँ पे जीन कौन सा है?
I, capital I will be the gene. Okay, but these two are the different forms, two different forms of this gene I, and these are called as alleles. आया समझ में? इनको कहते हैं alleles. Same is the case with this allotropy. Okay, आपका parent compound कौन सा है? कार्बन. ओके, पेरेंट कंपाउंड है आपका कार्बन. पर अगर आप कहोगे ग्रेफाइट, ओके, आप कहोगे डायमंड, या आप कहोगे फॉर एग्जांपल दिस फ्लोरीन, ओके, दे आर ऑल कार्बन्स, राइट? दे आर ऑल कार्बन्स, दे आर नथिंग एल्स. पर उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है, राइट? ग्रेफाइट कैसा होता है, डायमंड कैसा होता है, ठीक है? ग्रेफाइट ऐसा एकदम, उसको कोई ऐसे लाखों रुपए देके खरीद लेगा क्या ग्रेफाइट को? नहीं, पर डायमंड को खरीद लेगा वो आदमी, राइट? फ्लोरीन का स्ट्रक्चर और भी अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टी और भी अलग होती है, ओके? तो दे आर ऑल कार्बन्स इन नेचर, okay, but they have different properties, and that's why they are called as allotropes. Allotropes of carbon, okay? And this particular study is called as, or this particular phenomenon is called as allotropy, okay? And basically this is nothing but the polymorphism, okay? Existence of different forms. आया समझ में अच्छे से सबको इतना? यस, ये इतना समझ में आया है सबको अच्छे से? बताओ जरा. यस मैम. हाँ, वेरी गुड. अब हमें कल हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, ओके? कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, एमोर्फस सॉलिड्स का, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है ये हम देखेंगे. जितना भी हमने आज सीखा है वो 2-3 बार पढ़ो, और आज वो फिक्स कर दो माइंड में, ओके? अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ओके? सो वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर इन टुमारोज मॉर्निंग, ओके? चलो मानस, हाँ यस, मानस और ऋषिकेश, तुम लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है. हाँ बोलो, क्या? टेक्स्ट बुक की पीडीएफ भेजोगी?